चलिए आपको ले चलते हैं शिवानी जी के कथा संसार में और आज सुनिए उनका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत चरैवेति। कहानी उपन्यास के अलावा शिवानी जी ने संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में भी बराबर लेखन किया है। अपने संपर्क में आए व्यक्तियों को उन्होंने करीब से देखा, कभी लेखन की निगाह से तो कभी मनुष्य की निगाह से, और इस तरह उनके भरे पूरे चित्रों को शब्दों में उकेरा और कलाकृति बना दिया। शिवानी जी के कथा साहित्य के पाठकों को उनकी ये रचनाएं भी पसंद आएंगी। तो आरंभ करते हैं चरैवेति का प्रथम भाग। मॉस्को के प्रशस्त हवाई अड्डे पर हमारा एरोफ्लोट उतरा तो सूर्य मध्य गगन में था। ये हवाई अड्डा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अड्डा है। यहाँ से नित्य एक एक घंटे में 4-4 हज़ार हवाई यात्रियों का आवागमन होता है। प्रत्येक सप्ताह 15 उड़ानें इस शहरी मेट्रो अड्डे से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की ओर प्रस्थान करती हैं। 32 अफ्रीका एवं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका को, 65 यूरोपीय देशों को एवं अन्य 80 उड़ानें विभिन्न देशों को जाती रहती हैं। ऐसी चहल पहल मैंने अन्य किसी हवाई अड्डे पर नहीं देखी। 300 यात्रियों को एक साथ गोद में भरकर उड़ने वाली एयरबस और विभिन्न देशों के प्रतीक्षारत अचल वायुयानों को देखकर सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अड्डा कितना विशाल है। इसकी तुलना में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा किसी बालक के खिलौने सा ही प्रतीत होता है। एक क्षण को उस वायुयान संकुल हवाई अड्डे की अस्वाभाविक निस्तब्धता देख भय सा लगा। कहीं हमें लेने कोई नहीं आया तो? मॉस्को हवाई अड्डे में किसी मेजबान का सहारा ना हो तो आगंतुक को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। यह चेतावनी भारत ही में मिल गई थी। हमारा 3 सदस्यीय नन्हा सा डेलीगेशन गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 125वीं जन्म तिथि में भाग लेने मॉस्को गया था। विश्व भारती के कुलपति डॉक्टर निमाई साधन बोस, गुरुदेव की विशेष स्नेह भाजना बंगला की प्रख्यात लेखिका मैत्रेयी देवी और मैं। मैत्रेयी देवी बहुत वर्ष पूर्व भी मॉस्को आ चुकी थी। एक तो लंबी उड़ान की थकान, उस पर वार्धक्य की क्लांति ने हवाई अड्डे पर किसी को न देख बुरी तरह झुंझला दिया था। ये भी क्या, इतनी दूर से हमें बुलाया गया और लेने कोई भी नहीं आया? ये कैसा आतिथ्य है? हमने उन्हें धैर्य बंधाया, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई अवश्य आया होगा। किंतु उन्हें धैर्य बंधाने पर भी हम मन ही मन निराश हो चले थे। स्वच्छ सुघड़ हवाई अड्डे के भीतर गए तो एक से एक कठोर मुख मुद्राधारी द्वारपालों से अकेले ही जूझना पड़ा। किसी कक्ष में स्वयं प्रविष्ट हों तो सामान बाहर धरें, कहीं सामान भीतर तो हम बाहर। बार बार पासपोर्ट से हमारे चेहरे मिलाए जा रहे थे और फिर किस पासपोर्ट का चेहरा पासपोर्टधारी के चेहरे से आज तक मिला है? सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी जब अंतिम द्वार से हमारा बहिर्गमन हुआ। ना जाने कितने फॉर्म भरवाए गए, कितनी कैफियतें मांगी गईं। फिर तन और मन से थके हम तीनों बिना भीख मिले भिखारियों से दाता के द्वार पर खड़े थे कि एक दुबली पतली आकर्षक युवती भागती भागती आई। हमारी साड़ियाँ देखकर वो समझ गई थी कि हम कौन हैं। बार बार क्षमा याचना में दोहरी होकर मरियम ने विशुद्ध हिंदी में कहा, दोष हमारा नहीं है, आप लोगों की उड़ान का टेलेक्स हमें अभी मिला। आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी क्लियर करा के आती हूँ। बाहर हमारा दुभाषिया आकार्डी हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। दुबला पतला सुनहरे बाल, गोरा भभू का चेहरा। हमें देखते ही वो खिसियानी सी हंसी हंसा। आकार्डी बंगला के कवि जीवानंद दास पर शोध कार्य कर रहा है एवं विशुद्ध बंगला बोलता है। देख हमें प्रसन्नता हुई। चलो, डूबते को तिनके का सहारा तो मिला। चूँकि हम तीनों बांग्ला बोलते थे, इसी से हमें आकार्डी दुभाषिये के रूप में दिया गया था। रूस में पग धरते ही जो पहली विशेषता हमें लगी थी वो थी वहाँ के स्वस्थ चेहरे और स्वस्थ सड़कें। सड़कें क्या थीं? किसी प्रशस्त शुष्क महानदी का चौड़ा पाट। एक साथ 100 कारें भी अगल बगल चलें तो न टकराएं। न भीड़ न कलरव, गुमसुम सहमी, ठीक जैसे किसी जवान सद्य विवाहिता को सहसा वैधव्य ने डस लिया है। उस दिन ईश्वर कृपा से मौसम बेहद सुहावना था। गुलाबी धूप और चारों ओर गहन हरी तिमा। धीरे धीरे हमने शहर में प्रवेश किया तो उच्च सौधों का स्थापत्य देख दंग रह गए।
दर्शनीय भवन, ठोस स्तंभ, सोने की पतरी से मढ़े गुंबद। लगता था कई दर्शनीय मस्जिदें कतार दर कतार खड़ी हैं। क्या यह भारत से बंदी बनाकर लाए गए तैमूर के कारीगरों का चमत्कार था? और फिर उस सूर्य की प्रखर किरणों का इन पर सर्च लाइटी घेरा। सूर्य भी कैसा, जिसके अक्लांत सप्ताश्व रात के 2 बजे तक गगनांगन में स्वच्छंद विचरण करते रहते थे। धीरे धीरे इस अद्भुत स्थापत्य की अनेक परतें खुलती चली गईं। रूसी ग्रैंड ड्यूक्स का एनंसिएशन कैथीड्रल, इस कला के पीछे निस्संदेह युगों का इतिहास है। रूसी भवनों के इन कलात्मक गुंबदों को देखकर लगा रूसी क्रांत दृष्टाओं ने रूप के असंख्य रहस्यों को देखा था, किंतु इनका देखा गया प्रत्येक रहस्य ज्यामितिक रहा होगा। छेनी का ये त्रुटिहीन संतुलन ही इन गोल गुंबदों में कहीं वर्तुल, कहीं आयत और कहीं त्रिभुजाकारों में उभर आँखों को बरबस बांध लेता है। मुझे बार बार लग रहा था कि कला का ये तराजू में तुला संतुलन रूसी मन की उन कठोर अनुशासन प्रियता का ही प्रमाण है, जो खाने पीने, सांस लेने की भांति उसके जीवन का एक अंग बन गई है। वैसे कला मर्मज्ञों के अनुसार सही संतुलन होने की अनिवार्यता कला के लिए कोई मायने नहीं रखती। कला के संतुलन उससे वैज्ञानिकता भले ही प्रदान करें, उसे किसी पैमाने में बांधना उसे सुंदर नहीं बनाता। यही कारण है कि भारतीय कला को भी कभी पाश्चात्य कलाविदों ने उपहास में उड़ाने की चेष्टा की थी, किंतु आज वे उसी की व्यंजना शक्ति का लोहा मानते हैं। रूसी स्थापत्य में पैमाने की यही महत्ता प्रत्येक गुंबद में स्पष्ट होकर दिख रही है। आज मॉस्को से साइबेरिया की ओर जाइए तो एक दूसरा ही स्थापत्य देखने को मिलेगा। काठ के बने छोटे छोटे मकान, नेपाल और तिब्बत की सी ढालू नक्काशीदार छतें, द्वारों पर खिड़कियों के उभरे छज्जों पर काठ की अनुपम नक्काशी। कुछ मकान देखकर लगा पहाड़ के किसी जनसंकुल मोहल्ले में खड़ी हूँ। एक बार मार्ग में ही कार रोककर हमारे मेज़बान हमें एक ऐसा ही गुड़िया के घरौंदे सा मकान दिखाने ले गए। मकान क्या था, खिलौना था। जी में आ रहा था कि हथेली में उठाकर धर लूँ। ये एक बहुत पुराना मकान है। कभी शहर के एक प्रतिष्ठित जमींदार ने इसे समरकंद के कारीगरों से बनवाया था और बनते ही उन्हें मृत्युदंड दे दिया था, जिससे कोई दूसरा उनकी कलाप्रियता को न पछाड़ सके। ऐसा तो अपने देश के इतिहास में भी कहीं पढ़ा था, जब किसी निरंकुश सम्राट ने अपनी किसी सुंदर इमारत के बनते ही कारीगरों के दोनों हाथ काटकर तत्काल विचित्र पुरस्कार दे दिया था। मॉस्को को चारों ओर से बांधती धीर मंथर गति से गर्भिणी सर्पिणी सी रेंगती मॉस्कटी नदी उसका एक बहुत बड़ा आकर्षण है। बड़ी रात तक नदी में तैरती भ्रमणार्थी आनंदी भीड़ से उफनती दीर्घदेही नौकाएं दूर से गंगा में तैरते घृत दीपों सी ही लगती हैं। एक दिन ऐसी नौका में बैठ हमने आधे शहर की परिक्रमा की तो रात के 12 बजे थे, पर माथे के ऊपर सूर्य चमक रहा था। चाहें तो ढेर के ढेर कपड़े धोकर उस धूप में सुखा लें। अनेक वर्तुलाकार पुलों से होकर हमारी नाव गुजरी। बड़ी अनिच्छा से हम एक घाट पर उतर गए। भूख से पेट की आंतें कुलबुला रही थीं। 15 दिन में एक दिन भी ढंग से खाना नहीं खाया था। निरामिष भोजियों के लिए मॉस्को में नित्य की एकादशी एक व्यवस्था बन जाती है। अभी मैत्रेयी देवी का पत्र आया है। भारत पहुंचकर जब दिल्ली कलकत्ता की फलों की दुकानें देखीं तो लगा हमारा देश कितना समृद्ध है। रूस में तब फल और सब्जियां देखने को भी नहीं मिल रही थीं, केवल साइबेरियन सैलेड अर्थात कटा खीरा और सावर क्रीम। कभी कभार नन्हा सा एक टमाटर, चाहे खा लो चाहे अंगूठी में जड़ लो। और फिर आइसक्रीम। डूबते को बस यही एक तिनके का सहारा रहता है। ये आइसक्रीम उनकी विशिष्टता है। कुछ कुछ अपने लखनवी कुल्फ़ी नमेश का सा स्वाद, फूल सा हल्का और अत्यंत स्वादिष्ट। जिह्वाग्र पर धरते ही पद्म पत्र में धरी शिशिर बिंदु सा कंठ में ढुलक जाता। उस पर परिवेशित करने से पूर्व एक रक्तिम सिरप प्रश्न चिन्ह सा उभार दिया जाता। पर पूरे 21 दिन तक जब नित्य यही खाना पड़ा तो जी उब गया। पर वहाँ तो यही था कि खाओ तो कद्दू से, ना खाओ तो कद्दू से। वैसे उनके कथनानुसार उनके से स्वादिष्ट केक कोई बना ही नहीं सकता। फूल से हल्के केक की तह दर तह में विशुद्ध मधु, सिरप, मोटी आइसिंग, भले ही ऊपरी कशीदाकारी के बेल बूटों में कोई विशेष परिश्रम न किया गया हो,
स्वाद में अतुलनीय। कभी हमने ये केक पाक निपुणता फ्रेंच लोगों से सीखी थी, पर अब इतने वर्षों में हमने उन्हें निश्चय ही पछाड़ दिया है। एक दिन रविंद्रानुष्ठान में श्री कोटावस्की ने मुझे एक टुकड़ा थमाकर कहा तो लगा कि उनकी गर्भोक्ति भित्तिहीन नहीं थी। रूसियों के मिष्ट दंत कुछ अधिक ही तीक्ष्ण हैं। केक हो या आइसक्रीम, प्रत्येक में मीठे की मात्रा इतनी अधिक रहती है कि एक छोटे से टुकड़े से अधिक खाया नहीं जाता। किंतु मैं नित्य ही कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट की प्रत्येक मेज पर इन मिष्ठानों का स्तूप सजा देखती और पल भर में साफ। शायद यही कारण है कि वहाँ कृशोदरी क्षीण कटी की स्वामिनी महिलाएं कम ही देखने में आती हैं। जहाँ देखिए वहीं विल्व स्तनी गुरु नितंबनी विराट काया महिलाएं। किंतु एक विशिष्टता देखकर आश्चर्य भी होता। कैसी मेद बहुल देह क्यों न हो, उनकी किसी किशोरी किसी चपल फुर्ती देखकर दंग रह जाती। भारी शरीर उनकी कर्मठता को अलस नहीं बना पाता, चुस्त और बेहद फुर्तीली। रेस्टोरेंट की वेट्रेस हो या सड़क पर छोटी मोटी दुकान लगा शीतल पेय, शहद, जैम बेचने वाली बिसातिन, उनके पास सुरमंडल के आकार का एक विचित्र कैलकुलेटर रहता है जिसमें बड़े बड़े मनके तारों में ऐसे गुथे रहते हैं जैसे हमारे किंडरगार्टन स्कूली बच्चों को गिनती सिखाने वाले अड्डे में रहते हैं। उन्हीं मनकों को इधर उधर करके न जाने रूसी गणित के किन किन सिद्धांतों का पौना सवाया गिन के एक पल में बिल बनाकर थमा देती हैं। न चेहरे पर हंसी, न ग्राहक के प्रति कौतूहल, किंतु एक प्रश्न पूछने में सदा सजग, आपके पास रूबल है? रूबली रूबली। अंगुली से इशारा कर वे भाषा न समझने पर भी आपको भली भांति समझा देंगी कि रूबल नहीं है तो कृपया कहीं से प्रबंध कराइए। 21 मंजिले उस होटल में हर दूसरे फ्लोर पर कैफेटेरिया रहता और 3-4 रेस्तरां। एक और नृत्य गीत का मजमा जिसमें वोदका का मद कभी कभी मदालस भोजनरत भीड़ को मंत्रबद्ध कर फ्लोर पर नचाने लगता। पल पल में बुझती जलती रंगीन रोशनियों का घेरा, सब कुछ में एक सहज स्वाभाविकता रहती। कभी कभी तो मेरी साड़ी के प्रशंसकों की भीड़ मुझे घेर लेती। कोई आंचल की जरी पर हाथ फेरता, कोई मेरे सोने के कंकड़ देख आश्चर्य से पूछता, गोल्ड? और मेरे हाँ कहते ही उन्हें बड़ी ममत्वपूर्ण क्षुधार्त दृष्टि से देखने लगता। वहाँ मैंने किसी भी रूसी महिला को सोना पहने नहीं देखा। कानों में साइबेरियन स्टोन्स जड़े बेहद खूबसूरत कर्णफूल लगभग प्रत्येक महिला पहने रहती। इन साइबेरियन नगीनों में है एम्बर, फिरोज़ा जिसे वे वीरोज़ा कहते हैं, नेफ्रिटी जिसे गुर्दे की बीमारी के लिए बड़ा प्रभावशाली माना गया है। प्रकृति का भी ये कैसा विचित्र कर्तव्य है कि हरे रंग के इस पत्थर में ध्यान से देखने पर एक गुर्दे के आकार की छाया उभरी दिखती है। एमूर हल्के पीले रंग का एक बेहद खूबसूरत नगीना है जिसकी माला रूस में महिलाएं प्रायः ही पहने रहती हैं। कहा जाता है लीसा ही साइबेरियन झील में टपक ये आकर्षण ठोस रूप ग्रहण करता है। इनका वीरोज़ा हमारे देश का फिरोज़ा ही है। ये दिसंबर में जन्मे जातक को भाग्योदय करता है, हमारे मेज़बान ने बताया। यह अन्य नगीनों की अपेक्षा सस्ता भी है। समय बीतता जा रहा था और होटल के कमरों में ही बंद हमारा अधीर भारतीय चित्त कुलांचे ले रहा था। मैत्रेयी दी न जाने कितनी बार विदेश भ्रमण कर चुकी थी। पुराना तेज अभी भी चुका नहीं था, कभी कभी दप्प से सुलग उठता। पहले भी रूस आई थी गौरी। वे मुझे कभी गौरी, कभी शिवानी और कभी गौरा कहकर पुकारती। मैं अब तक जान चुकी थी कि क्रुद्ध होने पर मेरा गौरी नाम ही उनके जिह्वाग्र पर आता। पर तब क्या स्वागत हुआ था, फूलों से ढक दिया था हमें। सहसा भीड़ चीरकर एक वृद्धा ने झुककर मेरी साड़ी का आंचल थामा और आंखें मूंद कर माथे से लगा लिया। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मेरी साड़ी इन्हें इतनी अच्छी लगी? मैंने दुभाषिया से पूछा। उन्होंने मेरा प्रश्न वृद्धा तक पहुंचा दिया। तुरंत उत्तर दिया, मादाम ये कहती हैं आप पहली भारतीय महिला हैं जिसे इन्होंने आज देखा है, और ये पहली भारतीय साड़ी का आंचल है जिसे ये माथे से लगा रही हैं। कह रही हैं यू हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम द पेजेस ऑफ अरेबियन नाइट्स। और आज देखो गौरी, कोई हमें घास भी नहीं डाल रहा है। मैंने हंसकर उन्हें शांत करने की व्यर्थ चेष्टा की। मैत्रेयी दी, अब तो विदेशों में भी भारतीय टके के दो मिल रहे हैं, फिर आज मानवीय मूल सर्वत्र बदल गए हैं। अपने घर को लीजिए ना, वहाँ भी तो
हम अब घर आए पाहुने का स्वागत उसी तरह उल्लास उत्साह से कर पाते हैं? वहाँ भी तो यही हो रहा है। पाहुना पाहुना, पहले दिन मन भावना, दूसरे दिन घिनौना। जाने भी दो, मैत्रेयी ने तुनक कर कहा। हमारे देश में तो अभी भी वैसी ही मेहमान नवाजी है। दूरदर्शन के पट पर देखती नहीं, आज एक विदेशी डेलीगेशन अजगर की सी मोटी फूल मालाएं पहने मुस्कुराता दगदगाता खड़ा है, तो कल दूसरा। आज आगरा का ताज देखने आ रहे हैं, तो कल जयपुर का पिंक पैलेस। रूस की इस रुखाई ने पहले पहले मुझे भी क्षुब्ध किया, किंतु धीरे धीरे मुझे लगा ये रुखाई उनकी स्वभावगत विशेषता बन गई है। जिस देश ने एक ही शताब्दी में युद्ध की दो दो विभीषिकाओं को झेला है और धीरे धीरे अपनी कर्मठता, साहस और धैर्य में खोए वैभव को पाया है, उस देश को प्रकृति स्वयं शंकालु बना देती है। खुलकर ठठाकर जो हंसना वो भूल चुका है, उसे फिर से सीखने में उसे समय लगेगा। और फिर जो रुखाई मानव की क्षति नहीं करती, उसे हम क्षय नहीं कह सकते। उधर हमारा क्षुब्ध होना भी अकारण नहीं था। हमारा अमूल्य समय होटल के कमरों में ही विनष्ट हो रहा था। खिड़की के कांचों से क्रेमलिन की शोभा कब तक उदरस्त करें? हमें रविंद्रनाथ की 125वीं वर्षगांठ में इतनी दूर से न्योता गया और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे ही समय गंवाए जा रहे थे। आज रविंद्रनाथ के घनिष्ठ संपर्क में आई पीढ़ी धीरे धीरे चुकती जा रही है। हमने आश्रम गुरु से जो पाया है, उसे दोनों हाथों से उलीचने पर भी तो हम उस दुर्लभ गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। पर कहाँ मिल पा रहा था ये सुअवसर? रविन्द्रनाथ ठाकुर को दार्शनिक रूप में, विश्व कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में तो कितने ही जानते हैं और प्रतिपल जान रहे हैं, किंतु एक स्नेही गुरु के रूप में, बाबा मोशाय के रूप में कितनों ने अत्यंत निकट से देखा है। उनका वही रूप तो है देखने लायक, जानने लायक। मैत्रेयी देवी के पास ना जाने कितने ऐसे अंतरंग क्षणों की मंजूषा ठसाठस भरी पड़ी थी, किंतु उन्हें कुछ ऐसे ही दुर्लभ संस्मरणों की पोटली खोलने का अवसर ही कहाँ मिल रहा था। होटल के नीरस क्षणों का एकमात्र अवलंब थे रामकृष्ण मिशन कलकत्ता से उपचार के लिए पधारे श्री लोकेश्वरानंद जी। मैं प्रायः ही उनके पास जा बैठती और उनके वचनामृत, स्निग्ध, शांत, सौम्य व्यक्तित्व नीरस प्रवास की उबान को कपूर के धुएं सा उड़ाकर रख देता। हमारे दुर्भाग्य से हमारे युवा दुभाषिए का विवाह भी हफ्ते भर पहले ही हुआ था। इसी से अली कली से बिंधा बेचारा आर्काडी प्रायः ही विलंब से आता। निर्धारित समय पर हम किसी भी आयोजन में पहुंच नहीं पाते या विलंब से पहुंचते। अकेले कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि रूसी अक्षरों की दुरूह बारह खड़ी हमारी समझ से बाहर थी। जीवन में पहली बार आश्रम के अपने नृत्य गुरु केलू नायर की सिखाई कथकली हस्त मुद्राएं काम आईं, किंतु फिर भी अपनी प्रदर्शन पटुता पर कभी कभी भय होता, कहीं कुछ का कुछ और समझ बैठे। बहुत पूर्व एक चुटकुला पढ़ा था। जापान में किसी सेमिनार में भाग लेने आए एक वयोवृद्ध वैज्ञानिक को एक प्रख्यात होटल में ठहराया गया। होटल के महा उत्साही युवा मैनेजर ने उनकी अभ्यर्थना में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलाप केवल मुद्राओं में ही चलता था। रात को उसने कुछ खिसियाई सी हंसी हंसकर एक विचित्र प्रश्न पूछा। पहले तो बुजुर्ग अतिथि समझ नहीं पाए, जब समझे तो चेहरा लाल पड़ गया। हाथ के इशारों से उन्होंने उसे अपनी भग्न दंत पंक्ति, मोटी लेंस का चश्मा, झुकी कमर दिखाकर स्पष्ट करने की चेष्टा की कि उनकी इस ढलती उम्र में शैया संगनी जुटाने का उसका प्रस्ताव हास्यास्पद है। वो विनम्रता से दोहरा होकर फिर वही खिसियाई हंसी हंसकर चला गया। थोड़ी देर में जब उक्त बुजुर्ग अपने हमाम के उष्ण जल में निमग्न आनंददायक स्नान की मुद्रा में लेटे तो द्वार खटका। सोचा होटल का ही कोई बैरा होगा। आ जाइए, उन्होंने वहीं से कहा। वही उत्साही मैनेजर द्वार पर खीसे निपोरे खड़ा था, पर अकेला नहीं, उसके साथ एक वय भार नमिता वृद्धा थी, झुकी कमर, भग्न दंत पंक्ति और आंखों पर मोटी लेंस का चश्मा। किंतु आर्काडी विशुद्ध बंगला बोलता था। जब भी आता एक आनंदी तृप्त हंसी से उसका चेहरा सदा उद्भासित रहता। हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसका वो पूरा ध्यान रखता। किंतु बेचारा करे क्या? उसके मस्तिष्क की बनावट ही शायद विधाता ने कुछ ऐसी चक्करदार बना दी थी कि मस्तिष्क के संदेश कुछ विलंब से ही उसे कर्म पथ पर अग्रसर करते।
जिसका दुष्परिणाम हमें कई बार भोगना पड़ा। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि श्री गोर्बाचोव जिस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे उसमें हम आर्काडी के ही विलंबित आगमन के कारण जा नहीं पाए। आते ही उसने अपनी दूधियां हंसी से कैफियत दी। घूमिए पड़े छिलाम, मतलब सो गया था। एमन हांशी छेले टारजे किछु बलाए जाए ना, अर्थात ऐसी हंसी है लड़के की कि डांटा भी तो नहीं जाता, निमाई बाबू ने कहा। सचमुच एकदम ही दंतहीन भोले शिशु की सी हंसी थी आर्काडी की। भारतीय संस्कृति से उसका अद्भुत अनुराग था। जब भी आता स्वामी प्रभुपाद की मखमली जल्द वाली अनेक लुभावनी पुस्तकें उसके साथ रहती। साइबेरिया की 7 घंटे की थकानप्रद उड़ान हो या किसी मीटिंग की प्रतीक्षा, वो चट से अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाता और मुझ पर प्रश्नों की दुनाली दागने लगता। मध्य युग का भक्ति आंदोलन बुद्धि विरोधी क्यों था? उसमें ज्ञान से अधिक भावना पर बल क्यों दिया जाता था? आदि आदि। कभी कभी मैं उत्तर देते देते थक जाती, पर वो प्रश्न पूछते पूछते नहीं थकता था। एक तो मॉस्को से साइबेरिया की लंबी उड़ान, आसपास मंडराती सड़े महुए की सी रूसी मद की दुर्गंध, भक्ति आंदोलन संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वथा बेमेल परिवेश, किंतु फिर भी बिना धैर्यच्युत हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान करने की चेष्टा करती। उस बेचारे का क्या दोष? मनुष्य स्वभावतः मूल्यान्वेषी प्राणी है। जिस व्यक्ति में मौलिक मूल्यानुचिंतन के प्रति ईमानदार निष्ठा होती है, उसी में ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। आर्काडी की जिज्ञासा एवं चिंतन प्रवृत्ति में मिथ्याडंबर नहीं था। जितने बुद्धिजीवियों, लेखकों, चिंतकों से मैं मिली, प्रत्येक में भारत की संस्कृति के प्रति यह सहज निष्ठा मैंने पाई। टैगोर का नाम लेते ही वे गदगद हो जाते। जो स्थान रूसी हृदय में टागोरा के लिए है, वो शायद विदेश में अन्यत्र कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। एक रूसी युवती ने आत्मविभोर होकर जब गाया, हृदय हमार नाची रे आजी के, मयूरेर मत नाची रे, शत वर्णेर भव उच्छ्वास, कला पीर करछे विकास, आकुल परान आकाशे चाड़िया, उल्लासे करे जाची रे, तो लग रहा था वो स्वयं मयूरी बनी उस परिवेश से कहीं दूर किसी नृत्यरत मयूर को देखती गा रही है। मैंने कलकत्ते में कुछ वर्ष बिताकर बड़ी लगन से ही रवीन संगीत सीखा है, उसने मुझे बताया। भारत के प्रति रूस का ये सांस्कृतिक रुझान देख 2 वर्ष पूर्व लंदन में देखा हुआ एक दूरदर्शनी कार्यक्रम याद हो आया। 1983 में प्रसिद्ध अभिनेता ऑर्सन वेल्स ने प्रख्यात रहस्यमय भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों पर यह अत्यंत लोकप्रिय दूरदर्शनी कार्यक्रम तैयार किया था। 400 से भी अधिक वर्ष पहले दिवंगत ये विलक्षण फ्रांसीसी यहूदी भविष्य दृष्टा ही वो सिद्ध पुरुष था जिसने 400 से भी अधिक वर्ष पूर्व 20वीं सदी के 2 भीषण युद्धों की भविष्यवाणी ही नहीं की, हिटलर का नाम भी बता दिया था। सेंचुरीज नामक अपनी काव्यात्मक रचना में उसने लगभग 2500 भविष्यवाणियाँ की, जिनमें से आज लगभग 800 पूरी हो चुकी हैं। ऐसी आश्चर्यजनक रचना की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। निश्चय ही उस अलौकिक युग पुरुष को किसी दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। उसी ने भविष्यवाणी की है कि भारत अपने अत्याचारी समुदाय को विनष्ट कर एक बार फिर अपना प्राचीन प्रभाव स्थापित कर लेगा। ऐसा अमर शासक भारत ही उत्पन्न करेगा और अपनी असीम क्षमता से वो समस्त विश्व को अपने समक्ष नतमस्तक कर देगा। इसी भविष्यवक्ता ने स्पष्ट संकेत दिया है कि साम्यवादी देशों में रूसी ऐसा प्रथम देश होगा जो भारत के हिंदू दर्शन को अपनाएगा। एक फ्रेंच लेखक ने भी मृत्यु के कुछ ही क्षण पूर्व श्री रामकृष्ण परमहंस के भविष्य कथन को उद्धृत किया है कि वे भारत के उत्तर पश्चिम में अर्थात रूस में पुनर्जन्म लेंगे। क्या रूसवादियों का भारतीय दर्शन के प्रति ये अनुराग, ये जिज्ञासा उस प्रख्यात भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का समर्थन नहीं करती? वो केवल भविष्यवक्ता ही नहीं था, एक अलौकिक दिव्य सिद्ध युग पुरुष था जिसका 1555 में ही ये भविष्य कथन प्रकाशित हुआ था कि 1942 में ब्रिटिश साम्राज्य नेस्तनाबूद हो जाएगा। उस समय ना ब्रिटिश था न उसका साम्राज्य। इसी से जब उस यहूदी विलक्षण भविष्यवक्ता की अस्पष्ट चौपदी की स्पष्ट व्याख्या ये संकेत देती है कि भारत और रूस की मैत्री
हेम मृगरस से जन्म सी असंभव नहीं है। तो लगता है उसकी दिव्य दृष्टि ने शायद भविष्य की झलक ठीक ही देखी थी। किंतु ये भी कैसी विडंबना है कि हमारी जातीय भारतीय आत्मा ही आज उच्च कोटि के चिंतन मनन के प्रति उदासीन होती जा रही है। या तो वो केवल अपने अतीत की थैली टटोलती है या फिर पश्चिम की ओर भागती है। किंतु केवल अतीत की ओर मुड़ मुड़ कर देखना या पश्चिम का अंधानुकरण हमारे हित में नहीं है। अतीत का गौरव या हमारा अध्यात्म हमारे लिए आज भी उपयोगी है, किंतु केवल अतीत की अंतर्दृष्टियाँ ही हमारी प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि ईमानदारी से स्वीकार करें तो हम अपने अतीत की ज्ञान राशि का भी उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय संस्कृति को समझने सीखने का विदेशियों में ऐसा अदम्य उत्साह एवं लगन है। आज मनुष्य के भौतिक एवं ऐतिहासिक जगत का पूरा खाका ही निरंतर बदल रहा है। हमारी संस्कृति की कुछ अंतर्दृष्टियाँ भले ही समयातीत एवं रूढ़िवादी बन गई हों, उसके कुछ तत्व तो हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक ओर हम भौतिक जीवन स्तर को पश्चिमी जीवन स्तर के समक्ष लाना चाह रहे हैं, दूसरी ओर आधारभूत नैतिक सामाजिक मूल्यों के प्रति हमारी हृदयहीन उदासीनता हमें लगातार नीचे खींच रही है। आज जब विभिन्न जातियों की देशगत दूरी खत्म हो गई है, हमारे लिए विभिन्न समाजों की विभिन्न प्रथाओं, उनके रहन सहन, नैतिक चरित्र को देखना अत्यंत सरल हो गया है। इतना हम सब जानते हैं कि विभिन्न देशों या विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में विभिन्न देशवासियों का सांस्कृतिक अनुभव अलग अलग होता है। कहीं बौद्धिकता का स्वर प्रखर होता है और कहीं वो भौतिक और सामाजिक दोनों धरातलों पर खरा व्यवहारिक। ऐसे भाग्यशाली देश बहुत कम हैं जहां वैज्ञानिक एवं उच्च कोटि की नैतिक सामाजिक प्रगति दोनों का स्तर बहुत ऊंचा हो। मॉस्को में भले ही मैं पूरा महीना भी नहीं रह पाई, फिर भी मुझे इस संक्षिप्त अवधि में भी ये एक ऐसा ही दुर्लभ देश लगा जहां वैज्ञानिकता और मूल्यगत जिज्ञासा दोनों ही हैं। यद्यपि कभी कभी रवीन्द्रनाथ के नाटक ताशेर देश की वो पंक्ति बार बार याद आ जाती थी कि घाड़ बाकियों ना गो, अर्थात कि गर्दन मत हिलाना, खबरदार, यहाँ के आइन कानून तुम्हें बांध लेंगे। रूस एकदम अपराध मुक्त भले ही ना हो, अपराध यहाँ बहुत कम होते हैं, शायद इसलिए कि यहाँ की दंड व्यवस्था सबके लिए एक सी है। हमारे देश की भांति ये नहीं कि मंत्री पुत्र ने कार भिड़ा दी तो एक ही ऊंची सिफारिश ने उसे मुक्त करा दिया, या बिना टिकट सफ़र कर रहे किसी ऊंची पहुंच वाले यात्री ने बेझिझक चेन खींच गाड़ी रोक ली और अपने गांव की सीमा पर उतर गया। इस कटु सत्य को स्वीकारने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में भले ही भौतिक उन्नति का स्तर पहले से ऊंचा हो गया हो, हमारी सामाजिक ईमानदारी का स्तर निश्चित रूप से गिरा है। इस बात का मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि भले ही वहाँ के नागरिकों में हमारी विनम्रता सहिष्णुता न हो, उनके सामाजिक न्याय तथा सामाजिक नैतिकता का स्तर हमसे कहीं ऊंचा है। संभवतः इसका एक कारण है बेकारी का अभाव, सामाजिक समानता, जात या धर्मगत शत्रुता का न होना एवं हथियार न रखने के कठोर नियम। नागरिक शांति, जान माल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी वहाँ की सेना पर रहती है। इनका काम केवल अपराधों की गणना ही नहीं है, उनकी जांच एवं रोकथाम भी है। इसके लिए उन्हें जनता का सहयोग बराबर मिलता रहता है। उदाहरण के लिए रात की गश्त के लिए नागरिक स्वयंसेवी जत्थे बनाकर सेना को अपना सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराध होते ही नहीं, किंतु उनके अधिकांश अपराध शराबियों तक ही सीमित रहते हैं। अमेरिका या यूरोप में ऐसा निरापद प्रवास भारतीय भ्रमणार्थियों को नसीब कम ही होता है। मुझे याद है कि लंदन में कुछ ऐसे स्थान थे जिनके लिए भारतीयों को सावधान कर दिया जाता था कि उन स्थानों में जाना उनके लिए निरापद नहीं है। ट्यूब में भी जाने के लिए भारतीयों को मगिंग से सावधान किया जाता था कि कुछ मदमस्त पंख भारतीय वेशभूषा देखकर अकारणीय भड़क उठते हैं। रूस में मैं अकेली ही रात के 12 बजे भी होटल के सामने फैले पार्क की बेंच में बैठे बड़ी देर तक उन दिनों वहाँ विश्व संगीत सम्मेलन में भाग लेने आए युवा प्रतियोगियों का नृत्य गीत का पूर्वाभ्यास देखती रही हूँ। वहाँ ऐसे कामरेड कोर्ट हैं जिनके सदस्यों को फैक्ट्री या दफ्तर स्वयं चुनते हैं। वहीं अपराधियों की पेशी होती है। कई बार मैं होटल के कमरे की चाबी फ्लोर क्लर्क को देना भूल कमरा खुला ही छोड़ गई थी। कभी एक तिनका भी इधर उधर नहीं हुआ।
ऐसी ही अदालत का एक वर्णन वहाँ की एक पत्रिका में पढ़ रही थी। ऑन बिहाफ ऑफ द रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्टिक रिपब्लिक, इस वाक्य से आरंभ हुआ जज का आदेश कि फलां को पेश किया जाए। अपराधी शराब के नशे में कार चला रहा था। उसी नशे की झोंक में उसने सामने आ रही एक दूसरी कार को टक्कर मारी थी, जिसके चालक को गंभीर चोट आई थी। नशेड़ी अपराधी को 1 वर्ष का कारावास तो मिला ही, साथ ही पूरे 5 वर्ष के लिए उसका लाइसेंस जब्त कर लिया गया। मॉस्को के भवन, वहाँ की चौड़ी सड़कें वास्तव में दर्शनीय हैं, किंतु किसी भी देश की प्रगति को हम उसके निर्माण कार्य से ही नहीं आंकते। ये ठीक है, जैसे भवन जैसी सड़कें वहाँ निर्मित हुई हैं, वैसी संभवतः विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं निर्मित हुई। किंतु उनकी सबसे अनुकरणीय बात है उनका त्रुटिहीन रख रखाव। हमने वहाँ अनेक संग्रहालय देखे, ऐतिहासिक संग्रहालय, गोर्की संग्रहालय, लेनिन चेखोव म्यूजियम, गोर्की की कलम, पांडुलिपियों, अनेक दुर्लभ ऑयल पेंटिंग्स, वो कॉटेज जहाँ गोर्की ने मदर लिखी थी, मदर का अंग्रेजी से रूसी में अनुदित प्रथम संस्करण, चीन से मिला लाल कारचोबी का चोगा, टोपी, भारत से मिली छड़ी, उनकी अनेक बांधवियों के चित्र, उस प्रिय हाथ के पंजे की अनुकृति में ढाला गया पेपरवेट। गाइड ने बताया कि ये उनकी प्रिय बांधवी के पंजे की अनुकृति था, यहाँ तक कि जो टेबल लैंप जीवन के अंतिम क्षण में उनके सिरहाने धरा था, वो भी ज्यों का त्यों उसी पलंग के सिरहाने उसी मेज पर धरा है। ऐसे ही लेनिन म्यूजियम में भी यत्न से संचित पुस्तकें, चित्र और उन पर बनी फिल्म देखकर इतना कुछ जान लिया जो शायद ढेरों पुस्तकें पढ़ने पर भी कभी नहीं जान पाती। उनके वृत्त चित्र में एक छोटा सा दृश्य है जब लेनिन की मृत्यु की अफवाह फैलाकर देशवासियों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा की गई, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने पर भी वे अपने अनन्य प्रशंसकों के बीच आकर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हैं। उस दुर्बल किंतु तेजोदीप्त मुस्कान को देखकर ही समझ में आ जाता है कि अपने देश की प्रगति में इस महान व्यक्ति का अंशदान कितना महत्वपूर्ण था। भीड़ ऐसी कि थाली फेंकी जाए तो सिर ही सिर ढुलकती चली जाए, धरा पर गिरे ही नहीं। उन दुबले पतले हाथों का हिलना और तालियों की तुमुल गर्जना, मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाऊंगी। संग्रहालय का अर्थ केवल संग्रहित वस्तुओं का संचय ही नहीं होता, जहाँ घूम घूम कर किसी महान व्यक्ति विशेष की नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं या उसका निर्मित साहित्य या जिरह बख्तर ढाल तलवार ही देखें, उन वस्तुओं के संजोने में रख रखाव में कुछ ऐसा जादू हो कि हमारी चिरंतन अन्वेषण की भावना निरंतर बनी रहे। उस समय की क्या जातीय विशेषताएं थीं, उस व्यक्ति ने कैसे स्वदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया, उस समय के सदस्यों का आचार विचार कैसा था, जीवन की विभिन्न संभावनाओं के प्रति उसके मनोभाव कैसे थे, अपनी संस्था के माध्यम से यह विशिष्ट व्यक्ति किन लक्ष्यों की ओर अग्रसर हुआ, अपनी चरित्रगत तथा विचारगत किन विशेषताओं से इस महान व्यक्ति ने देशवासियों का हृदय विजित किया। वैसे तो कभी कभी परिधान मात्र ही मनुष्य का परिचय दे देता है। मेरी एक परिचिता बुजुर्ग महिला कहा करती थी, अजी हम भी तो किसी के पेटीकोट का नाड़ा देखकर ही बता देती हैं कि जनानी कितने तोले कितने माशे की है। बेटे, मजबूत नाड़े वाली समझदार कभी धोखा नहीं खाएगी। लाख छींके नाड़ा न टूटे। धोती की किनारी का नाड़ा हो तो समझ लो 1 नंबर की कंजूस और फूहड़, और जरीदार रेशमी नाड़ा हो और वो भी लंबा लटके तो जान लो रंडी। रूस के जितने भी स्मृति कक्ष मैंने देखे, उनमें सबसे सुंदर मुझे गोर्की म्यूज़ियम लगा। वैसे कोई भी म्यूज़ियम ऐसा नहीं है जिसे पूरा देखने में 2-3 घंटे ना लगें। रूस के संग्रहालय लक्ष पर्यटकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और देते रहेंगे। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ 21 मंजिलें और 4 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। चारों की बनावट ऐसी भ्रामक थी कि 15 दिन उसी होटल में रहने पर भी मैं अकेली स्वयं नीचे ऊपर चढ़ने में बार बार भटक जाती। एक से लिफ्ट, एक सी सोवेनियर की दुकानें, एक से डाकघर और अविकल एक से द्वार और द्वारपाल। किस लिफ्ट में चढ़कर किस मंजिल पहुंचूंगी, इस भय से कांपती रहती। एक सी सूरत के चारों द्वारपालों को देखती तो लगता एक ही सूरत के राजा नल के से सब नृपतियों से घिरे स्वयंवर में दमयंती बनी खड़ी हूँ। कभी कभी भटकते भटकते अपने कमरे तक पहुँचने में 1 घंटा लग जाता।
इस भय से नीचे उतरती ही कम थी। वहाँ की दुकानों में यद्यपि दीर्घ अशेष क्यू की पंक्ति में खड़ा रहना कभी कभी बेहद खलता है, किंतु उस प्रतीक्षा में एक सुख भी है। ग्राहक यहाँ दुकानदार से ठगे जाने के भय से एकदम मुक्त रहता है। आप छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, दाम सर्वत्र एक से मिलेंगे। मैं एक बार अपने दुभाषिए से अपनी शंका व्यक्त करने की मूर्खता कर बैठी। वो मुझे मॉस्को की सबसे बड़ी सोवेनियर शॉप सुम में ले गया। वो बहुत कुछ हमारे लखनवी गड़बड़ झाले से मिलता जुलता स्टोर है, जहाँ आप ताशकंदी, चौकोर, शॉल, दुशाले से लेकर सुई तक खरीद सकते हैं। मैंने कहा, मुझे तो सामान्य सी खरीदारी करनी है, यहाँ निश्चय ही दाम बहुत होंगे, किसी छोटी दुकान में ले चलो। वो भड़क गया। यह रूस है मादाम, यहाँ आप किसी भी दुकान में चली जाइए, दाम एक ही होगा। लेकिन मुझे बार बार रूस आने से पूर्व एक हितैषी की सीख याद आ रही थी। वहाँ आप क्या खरीदेंगी? बेकार में फॉरेन एक्सचेंज के लिए दौड़ धूप कर रही हैं। वहाँ चाहने पर भी आप पैसा खर्च नहीं कर पाएंगी। पहले तो क्यू में खड़ी रहते रहते उबने लगेंगी, उस पर दाम भी अधिक लगेंगे। ठीक ही कहा था उन्होंने। कट ग्लासेस, जो वहाँ की प्रख्यात कलाकृति मानी जाती है, दाम पड़ते मुंह लटकाना पड़ता। कोई भी नन्हा सा शॉल 60 रूबल से कम नहीं। उस पर रंग ऐसे भड़कीले कि हमारे देश के कला मर्मज्ञ साँड़ देखते ही अपने सींगों से भुरकुस बना देंगे। चटक शोख लाल रंग ही रूसियों का प्रिय रंग है। उस रंग को क्या भारत की आंखें झेल पाएंगी? घूमते घूमते गला सूख रहा था। सोचा आइसक्रीम खरीद कर कंठ सिंचित कर लें, पर वहाँ भी कम से कम 50 त्रसार्थ ग्राहकों की लंबी क्यू थी। चलिए आपको जल तरंग ले चलें, वहाँ भी भीड़ रहती है, पर खाना एकदम ठेठ भारती है। जल तरंग मॉस्को का एक लोकप्रिय रेस्तरां है। पहुँचे तो एक भी टेबल खाली नहीं थी। फिर हमें देखकर एक सुदर्शना युवती ने नई मेज लगा दी और मेनू सम्मुख रख दिया। आज तक जितने रेस्टोरेंट में गए, आर्काडी से ही मेनू पढ़वाना पड़ता था, सब रूसी में। आज पहली बार अंग्रेजी में परिचित नाम देखकर मुंह में पानी भर आया। यद्यपि पुलाव को पिलाव, समोसा को सैमोस और भटूरे को बटूरोज देखकर कुछ भय हुआ कि कहीं कुछ का कुछ परिवेशित ना हो जाए, पर पिलाव, मशरूम करी और सैमोस का ऑर्डर दिया। दीवारों पर गरुणासीन विष्णु, शेष शैया पर लक्ष्मी सहित विष्णु, बोधि वृक्ष के नीचे तपोरत भगवान बुद्ध, सूंड उठाकर झूमते हाथी देख क्षुधार्त चित्त आश्वस्त हुआ। पहली बार भुने मसालों की विशुद्ध भारतीय सुगंध से अधीर नथुने फड़कने लगे। समोसे का आकार परम उत्साहवर्धक था, सुगंध भी। मैं हाथ मारती इससे पूर्व ही एक यमदूत सा बैरा मुस्कुराता खड़ा हो गया। मादाम, वेजिटेरियन? नो नो, सॉसेजेस इनसाइड समोसा। लो, भगवान ने स्वर्ग की सीढ़ी से सहसा बड़ी हृदयहीनता से नीचे पटक दिया। अब मरे पिलाव में भी कहीं यही सब ना हो। मेरा अनुमान ठीक था। उसमें भी बड़ी बड़ी बोटियां देख निराश हो गई। जहाँ जाए भूखा, वहीं पड़े सूखा ही मेरे साथ सर्वत्र चरितार्थ हो रहा था। वही साइबेरियन सैलेड और आइसक्रीम खाकर घर लौट आई। साइबेरिया की जानलेवा ठंड में भी साइबेरियन धड़ल्ले से आइसक्रीम खाते और खिलाते हैं। वहीं के एक स्थानीय पत्रकार ने हमें दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया और बड़े चटकारे ले लेकर एक घटना सुनाई थी। वे वर्षों अमेरिका में रहे थे। एक बार अपने एक अतिथि अमेरिकी पत्रकार को वे अपने साथ घुमाने मॉस्को के पास एक ग्राम में ले गए। जाड़ों के दिन थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फ़ की तह पर तह दर तह बढ़ती जा रही थी। सिर से पैर तक गर्म कपड़ों से लैस दोनों घूमने निकले तो अमेरिकन पत्रकार की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। उस जानलेवा ठंड में वो बड़े आनंद से आइसक्रीम खा रहा था। वो दंग रह गया। उसने इनसे कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ ऐसी ठंड में वो किस दुस्साहस से आइसक्रीम खा पा रहा है। उसने पूछा। रूसी में प्रश्न को अनुदित कर उसे सुनाया गया तो वो हंसा। यह जानना चाहता है कि क्यों और कैसे खा पा रहा हूँ, आओ मेरे साथ। दोनों को एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले गया। एक खाने में कई वोदका की बोतलें रखी थीं। उनमें से उसने एक निकाली और अमेरिकन पत्रकार को थमाकर कहा, गटक जाओ दोस्त। वो झिझका, पूरी बोतल गटक जाए। पहली घूंट में ब्रह्म तालु से लेकर नाभि मंडल की शिराएं झंझना उठीं। जीभ के नीचे जैसे दहकता अंगारा सरसरा गया। थोड़ी देर में उसे प्रचंड क्षुधा ने व्याकुल कर दिया।
कैन आई गेट सम स्नैक्स? उसने अपने मित्र से पूछा। क्यों? अब उसी रूसी आइसक्रीम खाने वाले व्यक्ति ने हंसकर पूछा। चिखौना मांग रहा है क्या? लो, ये आइसक्रीम दो इसे। अब इसे अपने क्यों और कैसे का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। और फिर उसी कड़कती ठंड में वो पत्रकार बड़ी ललक से गपागप आइसक्रीम खाने लगा। मान गया मैं इसकी बात, उसने कहा। दहकता कलेजा सचमुच ठंडा हो गया दोस्त। मुझे इस समय का ठीक तापमान देकर बता दो। अपने लेख में यह उल्लेख तो करना ही होगा कि इस हिम शीतल तापमान में भी मैंने आइसक्रीम खाई और आनंदित हुआ। आसपास ठीक तापमान जानने का यंत्र नहीं दिखा। उसने कहा, चलो पास ही में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहीं टेम्परेचर चार्ट लगा रहता है। वे दोनों पहुंचे तो देखा स्टेशन मास्टर भी गर्म कपड़ों से लदा फंदा आइसक्रीम खा रहा है। भाई, इन्हें ज़रा वेदर चार्ट बता दो, ये मेरे अमेरिकन पत्रकार बंधु हैं। उसने क्रुद्ध दृष्टि से मुझे भस्म कर दिया। व्हाट? आई डिस्क्लोज माई काउंटिंग्स वेदर चार्ट टू ए फॉरेनर? नेवर, नेवर इन माई लाइफ। क्या कहा? अपने देश का तापमान किसी विदेशी को बता दूं? मैं ऐसी भूल इस जीवन में कभी नहीं कर सकता। यह अनावश्यक रूप से शंकाल स्वभाव रूस ने कई बार आहत होकर ही पाया है। साइबेरिया पहुंचने तक ये कठोर अनुशासन स्वयं ही ढीला पड़ने लगा था। हमें आवश्यक ही सूचना मिली थी कि हमें उसी दिन 4 बजे की फ़्लाइट से साइबेरिया जाना होगा। ये हवाई अड्डा अपेक्षाकृत छोटा है, किंतु शहर से बहुत दूर। मार्ग ही में कार का पेट्रोल भी खत्म हो गया। अभी 60 किलोमीटर की दूरी पार करनी थी और समय था बहुत कम। किसी प्रकार एक दूसरी गाड़ी से पेट्रोल मांगा और हवा के वेग से गाड़ी भगाता ड्राइवर हवाई अड्डे तक पहुंचा तो फ्लाइट जाने को तैयार थी। हमारे लाख घिघियाने पर भी हमसे कहा गया, आपको दूसरी उड़ान की प्रतीक्षा करनी होगी, वो रात 8 बजे जाएगी। 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी उड़ान मिल जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। हमारे साथ एक जर्मन जोड़ा भी था। ना उन्हें अंग्रेज़ी आती थी, ना हम में से किसी को जर्मन। हमारा दुभाषिया आर्काडी तो था ही चिरंतन विरही यक्ष। वो पासी के बूथ से अपनी नवविवाहिता प्रेयसी को दनादन अदृश्य चुंबन और लंबी सांसें भेज रहा है, ये मैं देख रही थी। और मनी मन उस पर गुस्सा भी आ रहा था। दोष तो उसी का था, समय पर भी तो हमें यहाँ ला सकता था। इस पर खिसियाई हंसी हंसकर उसने कहा, मैं यही कपड़े लाया हूँ जो पहने हूँ। हड़बड़ी में बैग वहीं छूट गया। इतनी ठंड है साइबेरिया में, 3-4 दिन रहना है, तुम अकड़ नहीं जाओगे? मैंने पूछा। मैं अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहा हूँ, वो यहीं ले आएगी। जल्दी आना, बहुत भूख लगी है, हमने लंच भी नहीं खाया है, हमने कहा। किंतु वो गया और लौटा ही नहीं। दूर से ही हाथ हिलाकर कह गया, अभी आ रहा हूँ। 7 बजने को थे। हमारे टिकट पासपोर्ट उसी के पास थे। इस बीच अधीर निमाई बाबू आर्काडी को उसकी निर्लज्ज अनुपस्थिति के लिए कई उत्कृष्ट बंगला विशेषणों से अलंकृत कर चुके थे। एके बारे अपदार्थ कोनो काजेर ना छेलेटा, सतरी गाजले जाए। अर्थात एकदम ही बेकार है, किसी काम का नहीं है, शरीर गुस्से से जल जाता है। इस बीच हमारी क्षुधा भाषा का व्यवधान बड़ी सुगमता से चीर हमारे जर्मन सहयात्रियों तक पहुंच गई थी। उन्होंने हमें अत्यंत स्वादिष्ट घर के बने मफ़िन खिलाए, थर्मस से गर्म कॉफ़ी पिलाई। तभी देखा हांफता भागता आर्काडी आ रहा है। सॉरी, एनी को देखने गया था, वो आई नहीं। चलिए चलिए, समय हो गया है। हमने अपने जर्मन सहयात्रियों से विदा ली। उन्हें दूसरी उड़ान मिली थी। इस बीच वे अपने पुत्र पुत्रवधू जुड़वां पौत्रों के रंगीन चित्र दिखा आंखों ही की भाषा से हमारे अत्यंत निकट आ चुके थे। दोनों ने हमारे हाथ अपने हाथों में ले बड़े प्रेम से हमें विदा किया। साइबेरिया की उड़ान के लिए छोटा सा हवाई जहाज़ तैयार था। तभी देखा बोर्डिंग पास थमाते आर्काडी विपरीत दिशा में भाग रहा है। फिर जो दृश्य देखा उसे देख हम स्तब्ध रह गए। हवाई अड्डे की कड़ी सुरक्षा को बेध मशक समान रूप कपिधरी की पंक्ति को सार्थक करती आर्काडी की नवविवाहिता पत्नी एनी उसे गर्म कपड़े से लदी फदी वहीं खड़ी किसी हवाई अड्डे की अधिकारिणी से जोर जोर से बहस कर रही थी। स्पष्ट था कि वो अपने पति को बैग थमाना चाह रही थी और वो रूखी कठोर महिला उसे सींगों से घुसियाती पीछे ढकेल रही थी।
इस बार आकार्डी पत्नी की सहायता करने भागा। मौका देख वो हमारे पास आ गई। इस बार 2 अन्य अधिकारी भी उसे हटाने बढ़ाए। बड़े कौशल से उसने सबकी नज़र बचा 2 स्वेटर, 1 विंड चीटर मुझे थमा दिया और उसी कौशल से मैंने उन्हें तत्काल अपने शॉल के नीचे छिपा लिया। पर फिर भी वो दबंग लड़की पति के चुंबन के बिना जाने को तैयार नहीं थी। यहीं पर हम सब फुर्तीले आकार्डी के प्रेम कौशल का लोहा मान गए। ठीक जैसे आजकल दूरदर्शनी पट पर बेताल हवा में सूं कर हवा में तिरता विक्रम मैं तेरे वश में आने वाला नहीं कर निकल जाता है, आकार्डी ने एक ही हवाई छलांग में पति का चंद्रमुख चूम उससे स्वयं विदा ले ली। मुझे भय हो रहा था इस विलंबित विदा के आदान प्रदान में कहीं हमारी उड़ान फिर न छूट जाए। सुना था एक बार भारतेंदु भी ऐसे ही किसी नवविवाहित मित्र को उसकी पत्नी सहित विदा देने स्टेशन गए थे। उसके पीछे छोड़ी जा रही पत्नी के मोह में बार बार बंधा जा रहा था पति। विदा के आदान प्रदान में ऐसा दिग्भ्रमित हुआ कि ट्रेन ही छूट गई थी और भारतेंदु ने तत्काल ये पंक्तियाँ लिख दी थीं। मांगे विदा ओ विदा को करे, मिली दोनों विदा को विदा कर दीनी। पर सौभाग्य से हमें उड़ान मिल ही गई। छोटा सा एरोफ्लोट ठसाठस भरा था। 7 घंटे की उड़ान ऐसी ही कंधे से कंधा छिलने वाली भीड़ में काटनी होगी, सोचते ही सिहर उठी। फिर मेरे पार्श्व में आकार्डी था और उसने अपनी स्वामी प्रभुपाद वाली पुस्तक निकाल ली थी। मैं समझ गई कि विमान के गति पकड़ते ही भक्ति युग संबंधी प्रश्न मेरी पसलियों को छेदने लगेंगे। पैर फैलाने के लिए सामान्य सी गुंजाइश भी नहीं थी। 7 घंटे की तो उड़ान ही थी, उस पर 1 घंटे बीच में किसी शहर में रुकना भी था। निमाई बाबू बहुत पीछे बैठे थे। मैंने मुड़कर देखा, वे गहन निद्रा मग्न कच्छप की भांति सिर छिपाए परमानंद में डूबे थे। मैंने कई सोने वाले देखे हैं, तकिए पर सिर हो या ट्रेन हवाई जहाज का अटपटा सिरहाना, आंखें मूंदी की नींद आई। किंतु निमाई बाबू को तो नींद का कोई दुर्लभ वरदान प्राप्त था। बातें करते करते ही सपने देखने लगते। चेतन एवं अचेतन दोनों जगत की धरणी में सर्वथा सजग सचेत ऐसा अद्भुत यायावर मैं पहली बार देख रही थी। बेश घुमाते पारेन भद्रलोक। एक दिन मैंने उन्हें प्लेन की सीट पर ही गहरी नींद में डूबे देखा तो मैत्रेयी देवी से कहा, तो वे चटपट चैतन्य लोक में उतर कर बोले, कीजे बोलें शिवानी दी, घुमाची कोथाए। अर्थात क्या कहती हैं आप भी, मैं सो कहाँ रहा था। थोड़ी देर में खाना आ गया। मैंने 1 प्याला कॉफ़ी और 7 लाई चॉकलेट की ही जुगाली की। आकार्डी को मेरी नित्य की एकादशी देख बहुत दुख होता था। कीजिए आपनी मांस खेते की दोष, अर्थात आप भी कैसी हैं, मांस खाने में क्या दोष है। पर कुछ ही दिन पूर्व मैंने उसे उसके एक ही मूर्ख प्रश्न के लिए डांट दिया था। हम लंच के लिए प्रायः साथ ही किसी रेस्टोरेंट में जाते। मेनू की दुरूह लिपि वही बाँचकर हमसे अटपटे नामों की व्याख्या कर पूछता, एटा खाबेन ना की। उसमें उसका एक प्रश्न नित्य प्रमुख रहता, गोरूर मांस खाबेन, अर्थात गाय का मांस खाएंगे। वो ये प्रश्न हमारी किसी भावनाओं को आहत करने नहीं पूछता था। चूंकि वो उसका प्रिय चिखौना था, इसी से उसी घातक प्रश्न को बड़ी सहज स्वाभाविकता से दोहरा जाता। उस दिन पूर्णिमा का व्रत था। रेस्तरां में बैठी मनी मन विष्णु सहस्रनाम का अपना अधूरा पाठ कर रही थी कि आकार्डी ने अपने उसी प्रश्न की दुनाली ठीक मेरे कंधे पर दाग दी थी। आपनी गोरूर मांस खाबेन? मैंने तुनक कर कहा, देखो आकार्डी, ऐसा हंसी ठट्टा मेरी रक्त मज्जा भस्म कर देता है। तुम जानते हो मैं निरामिष भोजी हूँ, उस पर ठीक पूर्णिमा के दिन मुझसे पूछते हो क्या मैं गाय का मांस खाऊंगी। दूसरी बार तुमने ये प्रश्न पूछा तो भले ही तुम हमारे मेज़बान हो, मैं तुम्हें अपने इसी हिंदुस्तानी पंजे की शक्ति परीक्षा करने को बाध्य कर दूंगी। सॉरी, मैं भूल ही गया था। उस दिन से वो मुझसे बिना पूछे ही मेरे लिए साइबेरियन सैलेड और आइसक्रीम का ऑर्डर दे देता। जैसे जैसे विमान ने गति पकड़ी, भूख स्वयं ही विलीन हो गई। होती भी कैसे नहीं, प्रकृति स्वयं 56 व्यंजनों का थाल लिए स्वयं आंखों के सम्मुख मुस्कुराती खड़ी थी। रवीन्द्रनाथ के ही शब्दों में, बहु दिन धरे, बहु क्रोश दूरे, बहु व्यय करी, बहु देश घूरे, देखते गिया छी पर्वतमाला, देखते गिया छी सिंधु। अर्थात बहुत वर्षों से कोसों दूर बहुत पैसा खर्चा करके देश विदेश गया हूँ,
विभिन्न पर्वतमालाएं देखीं, अनेक सिंधु देखे। जन्म कुंडली की यही भ्रामरी दशा मुझे न जाने कितने देश विदेशों में साथ साथ उड़ाती ले गई है, किंतु ऐसे अनुपम दृश्य प्रकृति का ये लुभावना रूप अन्यत्र कहीं नहीं देखा। साइबेरिया की व्हाइट नाइट्स के विषय में सुना ही था, अब आंखों से भी देख लिया। मध्य रात के निस्सीम शून्य गगनांगन को चीरता हमारा जहाज उड़ा जा रहा था, किंतु प्रखर सूर्य की किरणों में दीर्घ बल खाती नदियाँ चांदी की मेखला सी झलमला रही थीं। देखिए देखिए शिवानी जी, ऐसी लंबी अनंत नदियाँ आपको केवल साइबेरिया में ही मिलेंगी। सचमुच घंटों तक एक ही टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी के सुदीर्घ कलेवर को देखते देखते मेरी आंखें दुखने लगी थीं, पर न जाने कितने छोटे मोटे शहरों को लपेटे हुए चली जा रही थी। 19वीं शताब्दी के एक पर्यटक ने साइबेरिया के विषय में लिखा है, यदि कोई पर्यटक साइबेरिया में किसी से कहे मुझे कोई गड़ा खजाना दिखाओ, यहाँ तो सुना है ऐसे असंख्य खजाने गड़े हैं, तो वो उसी स्थल पर पैर धरकर कहेगा यहीं पर है खजाना। सचमुच ही आप उसी स्थान को खोदिएगा तो अद्भुत खजाना गड़ा मिलेगा। यही साइबेरिया की समृद्धि है, जहाँ पैर पड़े वहीं खोदिए और अटूट समृद्धि। देश को 85% बहुमूल्य ऊर्जा के खजाने यहीं से प्राप्त होते हैं। पश्चिमी साइबेरिया में ही प्रतिवर्ष 7-8 ऐसे खजाने प्राप्त किए जाते रहे हैं। पूरे संसार के उपयोग में आने वाले कोयले का अर्धभाग साइबेरिया ही देता है। इसके अतिरिक्त हीरे, सोने, लोहे एवं तांबे की ये रत्न गर्भा धरती स्वयं अपने में एक मिसाल है। यद्यपि यहाँ की कठिन जलवायु सहज ही में विजित नहीं होती, दुर्गम पथ, गहन अरण्य, जानलेवा ठंड, ये सब निरंतर मनुष्य के धैर्य एवं साहस को चुनौती देते रहेंगे। स्वयं सोवियत अर्थ विशेषज्ञों ने कहा है कि साइबेरिया कैन बी वॉन बाई दोज हु कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो लंबे फासले को तय करने की सामर्थ्य रखते हैं वही साइबेरिया को विजित कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला जब कड़कड़ाती ठंड में रात के 2:30 बजे यूरी कुष्ठ के हवाई अड्डे पर उतरी तो उतरते बर्फीली हवा ने ऐसा करारा चांटा मारा कि सिर उत्तर से दक्षिण को मुड़ गया। उस पर भयावह रूप से बड़े बड़े परिंदों से मच्छरों ने हमला बोल दिया। ऐसे मच्छर मैंने जीवन में पहली बार देखे। किसी तरह भागकर जान बचाई। चूँकि हमारी पहली उड़ान, जिसकी सूचना साइबेरिया के राइटर्स यूनियन को दी गई थी, छूट गई थी, इसी से हमें ये क्षीण आशा भी नहीं थी कि हमें लेने कोई आएगा, किंतु हमें देखते ही एक लंबे चौड़े सुदर्शन व्यक्ति मुस्कुराते हमारी ओर बढ़े। आप इस भूमि पर साइबेरिया का स्वागत करें। मैत्रेयी देवी अस्वस्थता के कारण मॉस्को से ही भारत लौट चुकी थीं। मैंने उनसे हाथ मिलाकर क्षमा मांगी। आपको रात भर खड़ा रहना पड़ा, किंतु इतना भी समय नहीं था कि हम आपको दूसरी उड़ान के विषय में सूचित करते। मुझे 2 रात भी यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती तो मुझे दुख नहीं होता। फिलिपोव ने अपनी उजली हंसी से हमें आश्वस्त किया। आई एम हियर टू रिसीव ए वेरी ब्रेव लेडी फ्रॉम इंडिया। मैं भारत की एक बहादुर महिला की अगवानी करने यहाँ उपस्थित हूँ। आप पहली भारतीय लेखिका हैं जो इतनी दूर हमसे मिलने आई हैं। तभी मुझे उस उक्त की सार्थकता का अनुभव हुआ कि जो लंबी दूरी पार कर साइबेरिया आ सकता है वही उसे विजित कर सकता है। एक बार मैं स्वयं ही इस यात्रा के लिए ना करने को थी। इतनी ठंड, इतनी लंबी हवाई यात्रा और अकेली मैं। मैत्रेयी दी का मातृव्रत अवलंब भी तो नहीं था। आकार्डी का लड़कपन कभी मॉस्को में ही धैर्यच्युत कर देता था। उस पर स्वयं उसी ने बतलाया था कि वो इति पूर्व कभी साइबेरिया नहीं गया है। एयरपोर्ट से श्री फिलिपोव हमें स्वयं होटल तक पहुंचाकर बोले, अब आप लोग आराम कीजिए, सुबह प्रोग्राम बनाएंगे। होटल के स्वच्छ सुघड़ कमरे देखकर तबीयत खुश हो गई। गर्म जल से सुदीर्घ स्नान ने लंबी उड़ान की क्लांति पल भर में दूर कर दी। पहले उस विराट कमरे में अकेली ही रहने का सामान्य सा भय हुआ। भारी मखमली पर्दे खींच मैंने खिड़की खोल दी। सामने ही ऊंची फुहारें छोड़ता फव्वारा था और इर्द गिर्द पर्यटकों की रंगीन भीड़। क्या सचमुच इस विचित्र देश में निद्रा का प्रवेश निषिद्ध था? दूसरे ही दिन हमारे मेजबान श्री फिलिपोव को मॉस्को जाना था। इसी से उन्होंने हमें उसी दिन साइबेरिया की प्रसिद्ध झील बेकाल ले चलने का आश्वासन दिया था। हम उतनी क्लांतिप्रद यात्रा उसी अपूर्व झील को देखने के लोभ से पूरी कर यूरी कुष्ठ आए थे।
यद्यपि रात भर की 8 घंटे की हवाई यात्रा एवं अधूरी नींद से अंग अंग दुख रहा था, फिर भी हम सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए। हमें लेने साइबेरिया के लेखक गुरुपोव समय से कुछ पूर्व ही आ गए। नाटे से कद के गुरुपोव अल्पभाषी गंभीर व्यक्ति थे। मुझे विश्वास है आपको ये स्थान बहुत सुंदर लगेगा। ड्राइव थोड़ा क्लांतिकर है। मिस्टर फिलिपोव राइटर्स बिल्डिंग्स में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाहर वर्षा का वेग क्रमशः तीव्रतर होता जा रहा था। हमें एक बड़ी सी दुमंजिली इमारत के पास उतारकर गुरुपोव ने कहा, यह पहले एक सामंती प्रासाद था। वास्तव में वो किसी युग की आलमगीर इमारत रही होगी। द्वारों पर भारतीय ऐतिहासिक दुर्ग द्वारों सी ठुकी पीतल की पट्टियाँ, दीवारों पर लगे दर्शनीय तैलचित्र, काठ के फर्श पर बिछे समरकंदी कालीन, जिन पर पैर धरते ही हम धंसे जा रहे थे। आइए आइए, आपका स्वागत है। मिस्टर फिलिपोव मुझे एक ऐसा रूसी व्यक्तित्व लगा जिसकी उपस्थिति ही अनजान परिवेश में आनंदी फुलझड़ियाँ छोड़ती रहती थी। मुझे बड़ा खेद है कि मैं आप लोगों को स्वयं बेकाल नहीं ले जा पाऊँगा, पर मेरे मित्र गुरुपोव आपको ले चलेंगे। आज शायद यह ना हो पाए। बात यह है कि हमारा ड्राइवर स्वयं फुटबॉल का अनन्य उपासक है। वर्ल्ड कप की दूरदर्शनी झांकियाँ वो आज छोड़ना नहीं चाहता। मैं चकित रह गई। एक कार चालक के फुटबॉल प्रेम के लिए ऐसी चिंता? क्या हम अपने स्वतंत्र देश में अपने मातहतों का कभी ऐसा ध्यान रख पाएंगे? कुछ ही दिन पूर्व हमारे प्रतिवेशी एक अफसर का ड्राइवर अपने किसी मिलने वाले से कह रहा था, जो उसे किसी आत्मीय की मिट्टी में बुलाने आया था, अरे यहाँ रिश्तेदारी की मिट्टी तो दूर, अगर हमारी अर्थी उठे तब भी शहर नहीं आ पाएंगे। सरकारी ड्राइवर ना हो गया, ससुरा धोबी का गदहा हो गया, जितना चाहे बोझ लाद दो। साहब की जी हजूरी अलग निभाओ, मेम साहब की अलग। सुबह से रात तक संतरी से खड़े रहो, ना कोई चाय को पूछे ना पानी को। उस पर कभी साहब लोगों का डिनर हो गया तो रात 2 बजे तक ड्यूटी निभाओ। और वहाँ जहाँ जहाँ भी हम गए, हमारा रूसी कार चालक बड़ी आत्मीयता से हमारे पार्श्व में प्रत्येक रेस्टोरेंट में हमारे साथ बैठ भारत के विषय में अनेक प्रश्न पूछता, स्वयं हमें अपने फुटबॉल के अनेक मैचों के विषय में रोमांचक घटनाएं सुनाता। एक दिन उसने बड़े संकोच से अपने मैच में मिले प्रशस्त पत्र मुझे थमा दिए। वो सुनहली रूसी लिपि यद्यपि मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाई, किंतु देने वाले के गर्वोल्लसित चेहरे को देखकर समझ गई कि उसके लिए उन मान्यताओं का विशेष महत्व है। उसे हमारे देश के चुटकुलों में बेहद आनंद आता था। निमाई बाबू के पास ऐसे चुटकुलों का अशेष कोष था। जब क्लांत होकर हम किसी रेस्टोरेंट में सुस्ताने बैठते तो वे अविलंब अपने चुटकुलों के बटेरी बटुए से डोरी सरका देते। आर्काडी उसका रूसी में अनुवाद कर हमारे परिहास रसिक चालक को सुनाता और वो हंसते हंसते दोहरा हो जाता। फिलिपोव कवि थे। उन्हें संस्कृत के श्लोक एवं उनकी मधुर शब्द व्यंजना बिना अनुदित किए ही भाव विभोर कर देती। दीर्घ जटिल पगडंडियों का राजस्थानी लहंगों सा घेर घुमेर पलक झपकाते ही ऐसी आवृत्ति पहेलियों एवं चुटकुलों के आदान प्रदान में कट जाता। आयुर्वेद के आश्चर्यजनक जड़ी बूटियों से लेकर 5वीं शताब्दी के धुरंधर विद्वान चिकित्सक वाग्भट के श्लोकों में लिखे गए नुस्खों को सुन फिलिपोव मुग्ध हो गए थे। यूरी कुष्ठ से बेकाल झील का मार्ग अनोखा है। कभी किसी उत्तुंग पर्वत शिखर पर चढ़ने का आनंद और तत्काल बिना किसी पूर्व संकेत के वैसी ही जानलेवा उतार की ढलान, एकदम जैसे तार सप्तक के षडज से मंद्र के षडज में उतर रहे हों। हमारा फुटबॉल प्रेमी कार चालक जैसे सीधे फुटबॉल फील्ड में विजयोन्मत्त उल्लास से कार को फुटबॉल की भांति कड़ी ठोकर से हवा में उछाल रहा था। तीव्र वेग के धड़ल्ले से हाँफती भागती हमारी कार हमारी सांस रोके दे रही थी। सबकी परिपाटी से बिठाई गई केश सज्जा उड़कर पूरे चेहरे पर फैल भूत सा बना गई थी। फिलिपोव ने अपना केस खोल एक छोटा सा डिकेंटर निकाल लिया। मैं चकित थी। इतनी छोटी सी बोतल में 5 नन्हे नन्हे वोदका के गिलास आप लेंगे? उन्होंने हंसकर पूछा। निमाई बाबू को सुरा से अधिक लोभ उस विचित्र सुरा पात्र को देख मुखर बना गया। वाह, क्या बढ़िया चीज़ है, ऐसा एक हम भी ले जाएंगे। शिवानी दी देख रही हैं, गुप्ती में छिपकर तलवार में कैसे 5 गिलास फटाफट निकल आए। वाह वेश तो देखी देखी, कह उन्होंने एक गिलास हाथ में लेकर मुझे दिखाया। वास्तव में कजरौटे के आकार के उस पात्र का कलेवर ऐसा था कि देखने को भित्ते भर का पर आध पाव पेय बिना छलके भरा जा सकता था। देख छेन तो आमे एकटा कीने नहीं जाबो, देख रही हैं, मैं खरीद कर ले जाऊंगा।
पर इसमें भरने के लिए वोदका कहाँ से लाएंगे? अब तो यहाँ बड़ी सख्त पाबंदी है, मैंने कहा। ताकि है छे साजिए राखबो, अर्थात तब क्या हुआ, सजा कर रख लेंगे। वोदका मिलने में वहाँ कितनी कठिनाई होती है, एक दिन पहले मैं देख चुकी थी। यात्रा वृत्तांत का शेष अंतिम भाग कल सुनिए, अर्थात अंतिम भाग 2 में।